हेलो एवरीवन, आज सीए इंटर लॉ का टेस्ट हम लोगों ने कंडक्ट किया। देर आर 100 मार्क पेपर और 50 MCQs, तो उसके सॉल्यूशंस मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इस टेस्ट का मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न मेरे एंगल से था। स्टूडेंट के लिए तो मल्टीपल एडवांटेजेस है, पर मेरे लिए मेन फोकस इस बात पे था कि आई शुड गिव यू न्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो क्लास में कराए हुए नहीं हो, जो अलग टाइप के हो, जिससे थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए। और दूसरा मेरा फोकस ये था कि वॉल्यूम 2 की तरफ मैं तुमको खींच के ले जाऊं। हमेशा जब हम लोग लॉ पढ़ते हैं तो वही वॉल्यूम 1 वाली कंपनी लॉ के ही उसी में रह जाते हैं, हम वॉल्यूम 2 पे कम स्ट्रेस देते हैं, जबकि मैंने बोला है कि वॉल्यूम 2 में जो 5 चैप्टर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टेस्ट में भी तुम लोगों ने देखा होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो थे वो अदर लॉज और अजीब तरह के थे, जैसे LLP का था, फेमा का था, जनरल क्लॉजेस का था। इन सब चीज़ों पे वॉल्यूम 2 पे मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। आओ तुम्हारे साथ मैं क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करता हूँ। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स एक से बढ़कर एक हैं। केस सिनेरियो 1, ठीक है। ये पहली वाली कहानी है। अब कहानी तो आप रीड कर लो, पूरा आपने पढ़ा हुआ ही है। मैं आंसर डिस्कस कर रहा हूँ। अभी मेरा फोकस सिर्फ सॉल्यूशन डिस्कशन पे समझाने के ऊपर है, ठीक है। इन लोगों ने सुदीप और किशोर एक कंपनी को भी अपने साथ शामिल करना चाहते हैं। LLP का क्वेश्चन है ये, LLP में पार्टनर बनाना चाहते हैं। तो LLP में पार्टनर कौन बन सकता है? एज पर सेक्शन 5 या तो इंडिविजुअल इंसान या बॉडी कॉर्पोरेट। तो क्या ना बॉडी कॉर्पोरेट भी है पार्टनर ऑफ LLP? यस। पर एक पंगा क्या हो गया, बॉडी कॉर्पोरेट का जो डेफिनेशन LLP एक्ट 2008 में है, इट मेक्स अ रेफरेंस टू अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956, क्योंकि LLP एक्ट 2008 तो कंपनी लॉ 2013 के पहले बना था। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये जो नई कंपनी है तो कंपनी सिर्फ 2013 में बनी है। तो जो इनका जो एडवाइजर है वो उनको बोल रहा है कि ये जो कंपनी है ये LLP का पार्टनर नहीं बन सकती, बिकॉज दिस कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द न्यू कंपनीज एक्ट 2013, जबकि LLP एक्ट में जो बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन है दैट मेक्स अ रेफरेंस टू कंपनीज एक्ट 1956। तो अब यहाँ पर हम लोगों को जनरल क्लॉज एक्ट लगाना पड़ेगा। जनरल क्लॉज एक्ट का जो सेक्शन नंबर 8 है, जनरल क्लॉज एक्ट का जो सेक्शन नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू दैट अगर किसी एक सेंट्रल एक्ट में किसी दूसरे सेंट्रल एक्ट का रेफरेंस है और वो दूसरा सेंट्रल एक्ट रिपील होकर नया आ गया है, तब ऑटोमेटिकली इसका मतलब है दैट द रेफरेंस इज टू द न्यू एक्ट। यानी कि LLP एक्ट में अगर कहीं पर भी कंपनीज एक्ट 1956 का रेफरेंस हो तो आप यही मानना दैट इट इंक्लूड्स अ रेफरेंस टू कंपनीज एक्ट 2013 एंड हेंस companies incorporated under companies act 2013 will also be regarded as body corporate and they can become a partner of the LLP। तो पहला सवाल यही था, क्या कृतिकन, क्या नाम है इसका, कृतिकन इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड पार्टनर बन सकती है? द आंसर इज यस। अब यहाँ पर दो अलग अलग लॉ का मिक्सचर हुआ है, जनरल क्लॉजेस एक्ट का सेक्शन नंबर 8 और LLP एक्ट का सेक्शन नंबर 5। तो आंसर है बी। नंबर 3, यही बहुत अच्छा है, इसमें भी दो लॉ का मिक्सचर है। ये तो जनरल क्लॉज और LLP दोनों पे मिक्स करके है, ओके। एक नया पार्टनर शनाया, शनाया की शनाया, हाँ शनाया, एक नया पार्टनर शनाया एडमिशन होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 25 ऑफ द LLP एक्ट, जैसे ही कोई नया पार्टनर एडमिशन होता है 30 दिन के अंदर आपको ROC को इंटीमेट करना पड़ता है, 30 डेज। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि 30 डेज आप कैसे काउंट करोगे? तो ड्यूरेशन काउंट करने के लिए जनरल क्लॉज एक्ट का सेक्शन नंबर 9 अप्लाई करेगा। जनरल क्लॉज एक्ट क्या बोलता है सेक्शन नंबर 9 में, जब आप डेज काउंट करो तो फर्स्ट डे को एक्सक्लूड करो और लास्ट डे को इंक्लूड करो। शनाया पार्टनर कब बनी? 17 जनवरी को, तो उसको एक्सक्लूड करो, काट दो। अब आप गिनना चालू करो, 18 से लेकर 31 जनवरी, 18 से 31 जनवरी होते हैं 14 दिन, और फिर फरवरी में 16 दिन, तो 30 दिन, तो 16 फरवरी। तो सॉल्व होकर 16 फरवरी आ रहा है द लास्ट डेट, लास्ट डेट को इंक्लूड करो, तो आंसर है 16 फरवरी एंड नॉट 17 फरवरी। सो आंसर है 16 फरवरी। नेक्स्ट, शनाया क्या एक्सीडेंट हो जाता है और वो पागल हो जाती है, अनसाउंड माइंड, तो कैन शी कंटिन्यू एज अ पार्टनर? अब इन्होंने यही बोला कि अगर आप LLP एक्ट का सेक्शन नंबर 24 देखो तो वहाँ बोला हुआ है कि व्हेनेवर अ पार्टनर बिकम्स अनसाउंड माइंड तो ही सीजेस टू बी अ पार्टनर। तो अब ये ही को लेके लड़ाई है कि ही सीजेस टू बी अ पार्टनर, और शनाया तो शी है। तो अब यहाँ पे घुसेगा जनरल क्लॉजेज एक्ट। जनरल क्लॉज एक्ट का सेक्शन नंबर 13 जो जेंडर पे वो बोलता है कि जहाँ जहाँ किसी भी कानून में मैस्कुलाइन जेंडर का रेफरेंस है दैट इंक्लूड्स रेफरेंस टू फेमिनाइन जेंडर। तो अगर अनसाउंड माइंड ही का हो जाए तो भी वो सीज कर जाएगा, शी का हो जाए तो भी वो सीज कर जाएगा। हेंस शनाया विल सीज टू बी ए पार्टनर ऑफ दिस LLP। तो ये अभी आप देखो 3 हमने MCQs डिस्कस किए हैं आंसर, ठीक है। ये देख सकते हो आंसर यहीं से देख सकते हो, पेज नंबर रेफरेंस भी है, ठीक है। तुम पेज नंबर रेफरेंस वगैरह देख के इसको सॉल्व कर सकते हो, तो मतलब समझने के लिए। अभी तुम एक बात को समझो, कितना अच्छा 3 MCQs था, 2-2 मार्क टाइप का, एक लंबी कहानी जो स्टूडेंट को पूरी पढ़नी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। उसके बाद उसके ऊपर 3 क्वेश्चन है 2-2 मार्क करके, और क्वेश्चंस जो हैं वो भी 2 लॉ इन्वॉल्व कर रहे हैं, एक जनरल क्लॉज एक्ट और एक LLP। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
2, ये जनरल क्लॉजेज एक्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पर कहानी तो छोटी सी बनाई गई है, ज़्यादा लंबी कहानी नहीं, पर इसके क्वेश्चन बहुत ही मस्त मस्त टाइप के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा मस्त है। इन्होंने बोला जनरल क्लॉज एक्ट में पर्सन का डेफिनेशन क्या है। तो पर्सन में 3 चीज़ें आती है, कैब, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एंड इट्स एन इंक्लूसिव डेफिनेशन, उसमें सभी आते हैं। तो कंपनी पर्सन इंक्लूड्स कंपनी, एसोसिएशन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से हमें चुनना है। एमसीक्यू में आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि हर वक्त एकदम क्रिस्टल क्लियर राइट आंसर आपके सामने नहीं होगा, बट आपके सामने ऑप्शंस होंगे। अब आपको कई बार ऐसा लगेगा कि सर 2 आंसर है, पर दोनों में से ज़्यादा सही है उस पर जाओ। देखो ऑप्शन एनालिसिस कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 4 तो गलत है, बोलता है डिफाइंड ही नहीं है, डिफाइंड है बिल्कुल, तो काट दो। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, उसमें लिखा है वेटिंग फॉर अ बस, ये तो बकवास लग रहा है, काटो। अब 3 नंबर क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप फर्म। देखो स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉर्पोरेशन जो है वो कंपनी हो गए, और आपने पार्टनरशिप फर्म बोल दिया जो कि एसोसिएशन होता है, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। ऊपर वाला ऑप्शन क्या है, कंपनी, हाउसिंग सोसाइटी एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, ये भी सही लग रहा है क्योंकि इट्स एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। कंपनी तो होता ही है, हाउसिंग सोसाइटी इज लाइक अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या एसोसिएशन, अगेन चैरिटेबल ट्रस्ट इज लाइक अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एसोसिएशन। अब सर ज़्यादा अच्छा आंसर कौन सा है, ए कि सी? दोनों ही सही लग रहे हैं, सी भी सही लग रहा है और ए भी सही लग रहा है हम लोगों को, पर ज़्यादा सही है ए, बिकॉज उसमें वेराइटी है। अगर आप सी की बात देखो तो स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉर्पोरेशन एक जैसे ही हो गए, तो ज़्यादा वेराइटी और ज़्यादा अच्छा किसमें, ए में, तो इसलिए आंसर है ए, ठीक है। अब बिफोर अ स्टूडेंट स्टार्ट्स की सर ये तो लेकिन बहुत ही हार्ड है, अजीब है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लिख रहा हूं। ये आईसीआई का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन और इसके ऑप्शन आपको याद करने हैं। ये आईसीआई का क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में ऊट पटांग क्वेश्चंस भी होते हैं जो कभी कभार लॉजिक से परे होते हैं, उनके लिए भी तैयारी करनी है, वही तो सिखाना है आज कि अल्टे पल्टे क्वेश्चन भी है, गलत क्वेश्चन भी है, उनकी भी तैयारी करनी है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पर्सन में क्या क्या होता है और आपको लग रहा है 2 सही है, तो अपने कौन सा वाला लेंगे, कंपनी, हाउसिंग सोसाइटी एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, ये अपने को याद करके रखना है, ठीक है। ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे फेमा में तो बहुत है ऐसे। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा, ये लिखा है कि जेंडर वाला जो वो कानून है, वो उसको जेंडर वाला जो सेक्शन नंबर 13 होता है जीसी एक्ट का, उसको आप कौन से लॉस के इंटरप्रिटेशन के लिए लगाओगे, बिकॉज जीसी एक्ट का 1897 होता है, तो वो एक्ट जो 1897 के पहले थे कि बाद में थे कि क्या थे। जब आप इंटरप्रिटेशन के सेक्शंस को पढ़ोगे ना, सेक्शन ये जीसी के सेक्शंस को, तो आप पाओगे कि ऑलमोस्ट हर सेक्शन में वो लोग बोल देते हैं फॉर एनी सेंट्रल एक्ट कमेंसिंग आफ्टर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब 1897 के बाद। लेकिन सेक्शन 13 जेंडर वाले को आप पढ़ोगे तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा कि इट अप्लाइज टू दोज एनैक्टमेंट्स जो 1897 के बाद बने हैं। वहाँ स्टार्ट होते ही बोलता है इन ऑल लॉज एंड लेजिस्लेशंस एंड रेगुलेशंस, तो यानी कि यहाँ पर 1897 से कोई मतलब नहीं, इट अप्लाइज टू ऑल स्टैट्यूट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ द एनैक्टमेंट डेट, वेदर द एनैक्टमेंट डेट ऑफ द अदर सेंट्रल स्टैट्यूट इज बिफोर और आफ्टर 1897, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका आंसर है सी। फिर ये नेक्स्ट वाला बोलता है टाइम कंप्यूटेशन कैसे करें। अभी सेक्शन 9 में वो टाइम कंप्यूटेशन होता है ना कि आपको डेज कैलकुलेट करने हैं, तो एक्सक्लूड द फर्स्ट, इंक्लूड द लास्ट। अभी एक्सक्लूड द फर्स्ट और इंक्लूड द लास्ट ये 3 ऑप्शंस में दिया हुआ है, ए, सी और डी में। बी तो मुंह पे गलत है, उसमें बोला इंक्लूड द फर्स्ट, एक्सक्लूड द लास्ट, तो काट दो। ए, सी और डी तीनों में लिखा है एक्सक्लूड द फर्स्ट, इंक्लूड द लास्ट, तो तीनों सही है। नाउ एक बात सोचो, जनरल क्लॉजेज एक्ट कब अप्लाई करता है इंटरप्रिटेशन के लिए? तब अप्लाई करता है जब जिस सेंट्रल लॉ को हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें उसके खुद के इंटरप्रिटेशन का अगर कोई नियम नहीं है, तब आपको जीसी एक्ट फॉलो करना है। आप पाओगे कि इनकम टैक्स में, जीएसटी में कई बार जब डेज के कैलकुलेशन होते हैं ना, तो खुद इनकम टैक्स और जीएसटी बता देता है कि काउंटिंग कैसे करना है। तो वहाँ पे क्या आप जनरल क्लॉजेज की बात सुनोगे कि इनकम टैक्स जीएसटी की, इनकम टैक्स जीएसटी की, ठीक है। इन्होंने ए और सी ऑप्शन आप पढ़ोगे तो वो सेम सेम है, उसमें ऐसा पढ़ के प्रतीत होता है दैट यू आर कंप्यूटिंग द टाइम ओनली फॉर द पर्पस ऑफ जीसी एक्ट। तो आर वी यूजिंग सेक्शन नंबर 9 ओनली फॉर जीसी एक्ट और आर वी यूजिंग इट फॉर ऑल द सेंट्रल स्टैट्यूट्स, ऑल द सेंट्रल स्टैट्यूट्स। प्लस अगर किसी लॉ में टाइम कंप्यूटेशन के अपने खुद के नियम है तो वो भी तो आपको मानने पड़ेंगे ना, तो वो बात डी में लिखी है, रूल्स फॉर कंप्यूटिंग टाइम मेंशन्ड इन द स्टैट्यूट्स। तो अलग अलग स्टैट्यूट्स जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी, उनमें उनका अपना डेज कैलकुलेशन का फंडा है, तो वो भी आप रिस्पेक्ट करो। और जीसी एक्ट में जो दिया हुआ है एक्सक्लूड द फर्स्ट एंड इंक्लूड द लास्ट, वो भी आप रिस्पेक्ट करो, आपको दोनों को रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। तो जीसी एक्ट बाद में आएगा, पहले वो स्पेसिफिक स्टैट्यूट में जो नियम बोला वो फॉलो करना है, तो इसीलिए इसका आंसर है ये नंबर डी। तो ये तगड़ा क्वेश्चन था। 7 नंबर इजी है, राइटिंग की डेफिनेशन के ऊपर है। तो राइटिंग का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी एंड अदर मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग द वर्ड्स इन विजिबल फॉर्म। तो इसका आंसर वही है, रिप्रोड्यूसिंग वर्ड्स वाला ये।
नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। इट इज अबाउट सेक्शन नंबर 6 रिपील। रिपील वाला जब आप सेक्शन पढ़ते हो, मैंने कॉपी में डायग्राम बनवाया था, वहां पे क्या लिखा है, रिपील शैल नॉट अफेक्ट द प्रायर ऑपरेशन ऑफ द ओल्ड लॉ, द राइट्स अंडर द ओल्ड लॉ, द पनिशमेंट अंडर द ओल्ड लॉ एंड द इन्वेस्टिगेशन अंडर द ओल्ड लॉ। ये जो भाषा होती है कि रिपील इस चीज को अफेक्ट नहीं करेगा, रिपील इस चीज को अफेक्ट नहीं करेगा, इसे हम कहते हैं सेविंग क्लॉज। सेविंग क्लॉज का मकसद होता है किसी एक लॉ या उसके एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करना, बचाना, ठीक है। तो रिपील का ये जो सेक्शन नंबर 6 है, ये खुद बोल रहा है कि रिपील जो है इन चीजों को अफेक्ट नहीं करता, सेविंग क्लॉजेस को अफेक्ट नहीं करता, जिसका मतलब है कि सेविंग क्लॉजेस प्रीवेल ओवर रिपील क्लॉजेस। अगर सेविंग क्लॉजेस डाले हुए हैं तो फिर रिपील क्लॉजेस नहीं माने जाएंगे। एक तरफ रिपील का मतलब क्या होता है, कंप्लीट ऑब्लिटरेशन ऑफ द ओल्ड स्टैट्यूट एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड, और दूसरी तरफ सेक्शन 6 खुद बोल रहा है कि रिपील शैल नॉट अफेक्ट द प्रायर ऑपरेशन ऑफ द ओल्ड लॉ, यानी कि रिपील वाला सेक्शन पुराने लॉज को बचा रहा है, सेव कर रहा है। सो द सेविंग क्लॉजेस प्रीवेल ओवर द रिपील क्लॉजेस। यह इसका आंसर है नंबर बी। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट केस सिनेरियो 3। ये केस सिनेरियो 3 जो है ये एलएलपी के ऊपर बेस्ड है। एक एलएलपी फर्म है ऑलरेडी, और उसमें वो लोग एक बंदे को पार्टनर के तौर पे ज्वाइन कराना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने दोस्त मनोज को अप्रोच किया 1 जनवरी को, लेकिन वो ज्वाइन कब किया, 25 जनवरी को। तो जिस दिन ज्वाइनिंग डेट है 25 जनवरी, वो हमारे काम की डेट है। 25 जनवरी 2023 को वो ज्वाइन कर रहा है इन द फर्म एज अ पार्टनर। और फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, 25 जनवरी 23 का मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो बोलता है फाइनेंशियल ईयर 22-23 में वो ज़्यादा समय भारत में नहीं था, वो दिसंबर में ही आया, दिसंबर 22 में। तो दिसंबर 22 से लेके 25 जनवरी 23 लगभग 1 महीने ही हुए हैं उसको, ठीक है। लेकिन हम लोगों को इसका देखना है कि वो रेसिडेंट है कि नहीं। रेसिडेंट का मतलब होता है 120 डेज ऑफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर आप सेक्शन नंबर 7 पढ़ोगे ना, तो वहाँ लिखा हुआ है रेजिडेंट का मतलब है 120 डेज इन द फाइनेंशियल ईयर। वहाँ ये नहीं बोला प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उसका मतलब हम यही लगाएंगे कि प्रीसीडिंग, बिकॉज करंट ईयर में तो आपको पता चल भी नहीं सकता ड्यूरिंग द ईयर। तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जब आप सॉल्व करोगे, 22-23 का प्रीसीडिंग क्या होता है, 21-22 में वो आदमी भारत के बाहर गया था सितंबर वाले महीने में, ठीक है। तो यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने वो भारत में था, विच इज मोर देन 120 डेज। दैट मीन्स प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में क्लियरली मनोज का स्टे मोर देन 120 डेज है, तो आप मनोज को रेसिडेंट मान सकते हो अंडर सेक्शन 7। तो पहला सवाल वही है, मनोज विल बी कंसिडर्ड एज रेसिडेंट बिकॉज 120 दिन के ऊपर था इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22। अच्छा, मनोज से बोला गया कि आप कैपिटल में 2 चीज़ लाओगे, एक प्रॉपर्टी और एक पैसा। पैसा 5 लाख रुपया और एक प्रॉपर्टी लाओगे। अब प्रॉपर्टी की हमको 3 वैल्यूएशन दी गई है। बोलता है प्रॉपर्टी का कॉस्ट था 25 लाख। प्रॉपर्टी का 1 जनवरी को जब हम लोगों ने मनोज को अप्रोच किया था तब वैल्यूएशन था 30 लाख, और जब मनोज ने ज्वाइन किया 25 जनवरी को तब वैल्यूएशन था 32.25 लाख। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के दिन का वैल्यूएशन लिया जाता है। तो 5 लाख मनी एंड ज्वाइनिंग डेट के दिन जो मार्केट वैल्यू 32.25 जोड़ के आता है 37.25 लैक्स। ओके, तो ये भी अच्छा है। इट्स बेस्ड ऑन सेक्शन नंबर 32। अब हुआ क्या इस कंपनी में कि प्रॉपर्टी तो मनोज ने दे दी थी पर पैसा देना बाकी था। अभी तक मनोज ने 5 लाख रुपए डाला नहीं है। मीनवाइल वो एलएलपी बंद हो जाती है। अब मनोज देने से मना कर रहा है कि भाई मैं क्यों दूं, ठीक है। तो इसके ऊपर सेक्शन नंबर 33 है, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी कैन इन्फोर्स द ओरिजिनल ऑब्लिगेशन। मनोज को अपॉइंटमेंट के टाइम पे ओरिजिनल कमिटमेंट उसका क्या था, 5 लाख प्लस 32.25 लाख। तो आज भले ही उसने अभी तक 5 लाख लाया नहीं है पर वो उसके ओरिजिनल कमिटमेंट में शामिल है। हेंस द क्रेडिटर कैन पुट मनोज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट द बैलेंस ऑफ 5 लाख। तो ये सेक्शन नंबर 33 से क्वेश्चन है। ये भी नए टाइप का, बड़ा अच्छा है। ओके, अभी तक 11 क्वेश्चंस डिस्कस किए। तुमने देख रहे हो कितने एकदम नए नए टाइप के, जनरल क्लॉजेज एक्ट एलएलपी के। ये है अपना केस सिनेरियो 4। ये फेमा का क्वेश्चन है। फेमा के भी मैंने भर भर के क्वेश्चन डाले हैं। फेमा में करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर शेड्यूल 3 होता है। शेड्यूल 3 में होता है कि कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट के लिए आप भारत के बाहर कितना डॉलर पेमेंट कर सकते हो। If it is a normal consultancy, the limit is $1 million. If it is an infrastructure consultancy, the limit is $10 million. तो यहाँ पे इनको एक डैम बनाना है, ठीक है, पावर डैम। तो बिजली के बनाने के लिए अगर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम या बांध आप बनाओगे, दैट्स एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के कंसल्टेंसी के लिए आप कितना $1 million दे सकते हो विदाउट ऑब्टेनिंग आरबीआई अप्रूवल? $10 million। हम कितना दे रहे हैं? $7 million। तो अप्रूवल नहीं चाहिए। दूसरा वाला कंसल्टेंसी कॉल या सॉफ्टवेयर कंसल्टी, दैट इज अदर कंसल्टेंसी, उसमें लिमिट होती है $1 million की, और आप कितना दे रहे हो? $2 million। तो लिमिट से ज़्यादा तो आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। तो ऑप्शन है $7 million वाले के लिए हमें आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए, लेकिन $2 million वाले के लिए हमें आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। दूसरा,
ये जो सॉफ्टवेयर कंपनी के सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए जो कंसल्टेंसी आप ले रहे हो, ये करंट अकाउंट है कि कैपिटल अकाउंट है? सर कंसल्टेंसी उन्होंने दिया, हमने लिया, इट इज़ इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज मिल चुकी हैं, हमारा फॉरेन में कोई एसेट लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुआ है, तो इट्स नॉट अ कैपिटल अकाउंट, इट्स अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। मेरे ख्याल से ये इजी था, ये सबने कर लिया होगा सही, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज केस सिनेरियो 5, ये चार्ज को लेके है। कंपनी की हिंदुस्तान में भी प्रॉपर्टी है और ब्रसल्स में भी है, बाहर है, तो चार्ज के ऊपर लंबा क्वेश्चन है, पर सर इसमें मतलब क्या बोलते हैं, क्वेश्चन दो ही है सिर्फ, ठीक है। ये वन ऑफ दोज क्वेश्चन है जिसके लिए हम लोग बोलते हैं ना कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, वैसा। और अक्सर आप लोग सुनते हो कि एमसीक्यू एक तरीका होता है कि लंबी कहानी पहले मत पढ़ो, पहले क्वेश्चंस पढ़ लो ताकि बाद में जब कहानी को पढ़ो तो आंसर पता चले। ये वैसा वाला था कि क्वेश्चन सिर्फ 2 थे और उसके लिए इतनी लंबी पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। सवाल 14 नंबर, कंपनी अपने कौन कौन से एसेट्स पे चार्ज क्रिएट कर सकता है? टैंजिबल पे भी कर सकता है, इनटैंजिबल पे भी कर सकता है, इंडिया वाले एसेट्स पे भी कर सकता है, आउटसाइड इंडिया वाले एसेट्स पे भी कर सकता है। तो ये आंसर है सेक्शन नंबर 77 पे बेस, ये रहा। अब अगर कंपनी चार्ज का फॉर्म CHG1 जमा नहीं करे तो क्या बैंक जमा कर सकता है? यस, सेक्शन 78 बोलता है कि अगर 30 दिन में कंपनी ने जमा नहीं किया तो फिर बैंक के पास कहा जाता है कि वो चार्ज का फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो आंसर इज डी। केस सिनेरियो 6, ये ऑडिट चैप्टर के ऊपर है, अगेन ये भी वॉल्यूम 2 में आता है। वॉल्यूम 2 में जो चैप्टर होता है ना कंपनी ऑडिट, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, ये उस पर बेस्ड है, ठीक है। पर ये बहुत आसान लगा मुझे, ये भारी बिल्कुल नहीं लगा। ओके, एक कंपनी है प्रिस्टाइन, लिस्टेड कंपनी है, इसके पहले ऑडिटर हुआ करते थे अग्रवाल अरोड़ा। पहले इसके ऑडिटर कौन थे? अग्रवाल अरोड़ा। अग्रवाल अरोड़ा के अंदर 6 पार्टनर्स थे जिसमें से 2 पार्टनर थे डी अरोड़ा, एम अरोड़ा। ओके, बाद में क्या हुआ कि ये अग्रवाल अरोड़ा को छोड़ के कंपनी अब नया ऑडिटर अपॉइंट किया, अरोड़ा एंड एसोसिएट्स, ठीक है। तो ये जो अग्रवाल अरोड़ा के 2 पार्टनर्स हुआ करते थे ना, डी अरोड़ा, एम अरोड़ा, वो उस फर्म को छोड़ दिए और आके नई फर्म अरोड़ा एंड एसोसिएट को ज्वाइन कर लिए, बट एज एन एसोसिएट। ये देखो, डी अरोड़ा एंड एम अरोड़ा आर एसोसिएट्स एंड नॉट द पार्टनर्स ऑफ द न्यू फर्म, ठीक है। तो सोचो एक लिस्टेड कंपनी में तो आप जानते हो कि ऑडिटर्स का रोटेशन चलता है, और रोटेशन के ऊपर एक होता है ना कूलिंग पीरियड 5 साल का। तो उस कूलिंग पीरियड के ऊपर 3 एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है कॉमन पार्टनर। अगर एक फर्म और दूसरी फर्म, जो पुरानी फर्म और नई फर्म है, अगर उनमें कॉमन पार्टनर्स हैं तो आप इस नई फर्म को अपॉइंट नहीं कर सकते। द गुड पॉइंट इज कि डी एन एम अरोड़ा पुराने फर्म में पार्टनर थे, पर जिस नई फर्म को उन्होंने ज्वाइन किया उसमें वो लोग पार्टनर नहीं है, मात्र क्या है, एसोसिएट। तो एक्सप्लेनेशन 1 जो है ना कूलिंग पीरियड वाला, वो अट्रैक्ट नहीं होगा। इवन एक्सप्लेनेशन 3 जो रिजाइन एंड ज्वाइन है वो भी अट्रैक्ट नहीं होगा, बिकॉज वहां पे भी पार्टनर होना जरूरी है। तो ये लोग पुराने वाले ऑडिटर में पार्टनर थे और नए वाले फर्म में लोग पार्टनर नहीं, मात्र एसोसिएट हैं। तो कोई प्रोहिबिशन नहीं है। द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ अरोड़ा एंड एसोसिएट्स इज वैलिड। सो पहला सवाल है कि ये जो अपॉइंटमेंट है ये वैलिड है। अब इसी से मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन है कि मान लीजिए नई फर्म में भी डी एन एम अरोड़ा पार्टनर होते तो क्या होता? अब वो लोग पुराने वाले में पार्टनर और नए वाले में पार्टनर, कॉमन पार्टनर, तब फिर अपॉइंटमेंट इनवैलिड हो जाता। क्वेश्चन नंबर 17, मान लो कि अगर ये लोग पार्टनर्स होते हैं अरोड़ा में तो फिर दोनों में अगर पार्टनर है पुराने और नए फर्म में तो फिर अपॉइंटमेंट इज इनवैलिड एंड नॉट एज पर कंपनीज एक्ट, ठीक है। अब ये एक रैंडम क्वेश्चन है। इन्होंने बोला कि मान लीजिए अरोड़ा एंड एसोसिएट अगर रिजाइन करना चाहते, छोड़कर जाना चाहते तो क्या होगा? इट इज अ केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी कॉज ड्यू टू रेजिग्नेशन। कैजुअल वैकेंसी ड्यू टू रेजिग्नेशन को 30 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं और फिर 3 महीने में शेयर होल्डर्स आके अप्रूव करते हैं। तो इसका एक ही आंसर है, नंबर बी, क्वाइट इजी। नेक्स्ट, ये तो जनरल मीटिंग का क्वेश्चन है, कोरम और नोटिस वाला क्वेश्चन है, सारे स्टूडेंट्स का फेवरेट है। सो दिस इज अ कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, इसमें 3,500 मेंबर्स हैं। और नॉर्मली क्या होता है, अगर आपके नंबर ऑफ मेंबर्स 1000 से 5000 के बीच में तो कोरम होता है 15, परंतु इनके आर्टिकल्स में लिखा है कि 50 जन चाहिए। तो आंसर क्या होगा? 50। तो कोरम कितना चाहिए? 50। अब हुआ क्या कि मीटिंग कॉल हुई थी 25 अगस्त को 10 बजे, केवल 10 जन आए थे, तो मीटिंग तो हो नहीं सकता, 30 मिनट बाद पोस्टपोन, एडजर्न कर दिया गया मीटिंग को। अगली बार मीटिंग की गई, उसके लिए सबको इन्फॉर्म भी किया गया, ईमेल, नोटिस वगैरह सब कुछ किया गया। उस दिन ज़्यादा लोग आ गए थे, 75 जन आ गए थे, तो चलो अच्छा है, मीटिंग आप चालू कर सकते हो। मीटिंग में कुछ रेजोल्यूशंस हुए, उसके बाद उसमें से बहुत सारे जन, लगभग 40 जन जो थे वो उठ के चले गए। तो 75 में से 40 चले गए तो 35। तो बैलेंस मैटर्स आप कंटिन्यू कर सकते हो कि वो नील हो जाएगा, वो नील हो जाएगा, वो बाद में फिर एडजर्न करके टेकअप करना पड़ेगा। ये रहा पहला क्वेश्चन कि कोरम क्या होगा। भले ही 3,500 मेंबर्स हो तो कोरम एज पर सेक्शन 103 होना चाहिए 15, पर उसी सेक्शन में बोला है कि अनलेस आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स में अगर 50 बोला है लार्जर कोरम तो 50 आंसर है।
नेक्स्ट, ये वाला एक क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा मुझसे पूछते हैं, सर नोटिस ऑफ एजीएम 21 क्लियर डेज का कैलकुलेशन जो होता है ना, उसमें जनरली क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में ये नियम होता है कि जिस दिन आप नोटिस भेजोगे वो छोड़ दो, 2 दिन पोस्टेज का छोड़ दो, जिस दिन एजीएम में छोड़ दो, तो 4 दिन छोड़ दो, तो 21 + 4 25 दिन। लेकिन इंस्टीट्यूट ने अपने आंसर में पोस्ट वाला जो 2 दिन है, एमसीक्यू में, डिस्क्रिप्टिव में नहीं, पर एमसीक्यू वाले जब जब ये क्वेश्चन आए हैं ना, एमसीक्यू में जब जब 21 डेज का क्वेश्चन आया है, इंस्टीट्यूट ने वो 2 दिन पोस्ट वाले इग्नोर किए हैं। तो हम लोग भी याद रखेंगे कि हम लोग को इग्नोर करना है। तो हम लोग को डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस, डेट ऑफ एजीएम ये छोड़ना है, बाकी 21 डेज, ठीक है। तो एजीएम कब की थी, 25 तारीख की, 25 अगस्त, तो 25 अगस्त को छोड़ दो, ठीक है। फिर नोटिस डिस्पैच सपोज आप 3 तारीख को करो तो 3 तारीख छोड़ दो। अब 4 तारीख से 24 तारीख अगर आप गिनोगे तो 21 डेज एग्जैक्ट आएगा। तो आंसर है 3 अगस्त। इन्होंने वो पोस्ट वाला 2 दिन इग्नोर करके आंसर निकाला है 3 अगस्त। और अपने को भी याद रखना है, अपने को इग्नोर करना है इन एमसीक्यू। डिस्क्रिप्टिव में तो फिर भी लिख सकते हैं, वहाँ लिखने का स्पेस है, ऑप्शन है समझा दो, यहाँ तो किसको समझा भी नहीं सकते, ठीक है। एमसीक्यू में तो जो राइट आंसर है वही। तो 3 अगस्त 2 दिन पोस्ट का छोड़ के कैलकुलेट करो। 21, इन्होंने बोला ये जो एडजर्नमेंट हुआ सही हुआ क्या, हाँ। अब यस तो देखो 3 बार लिखा है, ए में भी लिखा है, सी में भी लिखा है, डी में भी लिखा है, लेकिन सही रीजन यस का जो है ना कि 30 मिनट्स वेट करके किया, वो सिर्फ ए में लिखा है। तो ए इज द राइट आंसर। 22 नंबर, कोरम केवल मीटिंग के बिगिनिंग में होना चाहिए कि थ्रू आउट। तो बाद में जब मेंबर्स उठ के चले गए, कोरम के नीचे चला गया, तो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, एडजर्न होगा। अब यहां पर जो ये ऑप्शन दिया है ना, बाकी 3 ऑप्शन तो गलत हैं। बी नंबर ऑप्शन भी उतना अच्छा नहीं, इसमें बोला बाकी मैटर्स निल हो जाएंगे। अरे निल नहीं होते, वो एडजर्न हो जाते हैं। आज हमको एजीएम में सपोज 15 फैसले लेने थे और हम लोग 10 ही फैसले ले पाए, तो 5 फैसला तो बचा है ना। दोस 5 डिसीजंस हैव टू बी टेकन, यू हैव टू एडजर्न द मीटिंग। तो वो वाली बात इन्होंने बोली नहीं, इन्होंने बोला उस निल हो जाएगा। पर नॉनदलेस बाकी 3 तो एकदम ही गलत है। यही सही है कि कोरम शुड बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग। तो ये आंसर है नंबर बी। केस सिनेरियो 8, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, महा खतरनाक क्वेश्चन है। इसके जो एमसीक्यूज हैं, उसके जो आंसर हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़े अजीबोगरीब टाइप के हैं और थोड़े याद करने पड़ेंगे। मैं तुम लोग अभी देखोगे, मैं कई जगह यहाँ पे लिखने वाला हूँ ICAI लर्न, मतलब ये फेमा के चैप्टर में कहीं लिखा हुआ नहीं है और कुछ गलत भी है, पर ICAI ने यही माना है और अपने को यही याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये कहानी तो कोई खास नहीं है। मोना बोल के एक लड़की है जो मुंबई में रहती है, इसको ग्लोबल एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये डिसाइड की है कि यूरोप में जाके ब्रांच खोलेगी वगैरह। तो उसी को लेके फेमा के क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, इनमें से कौन सा करंट अकाउंट नहीं है। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूँ, चारों के चारों करंट अकाउंट है। रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का जो डेफिनेशन होता है उसी में 4 पॉइंट रहते हैं, 4 इंक्लूडेड रहते हैं कि करंट अकाउंट मीन्स अ ट्रांजैक्शन अदर देन अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड इट इंक्लूड्स 4 थिंग्स। नंबर 1 ट्रेड, कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो। नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। नंबर 3 फैमिली अब्रॉड है, उनको मेंटेनेंस एक्सपेंस दे रहे हैं। नंबर 4 आप घूमने जा रहे हो एजुकेशन, मेडिकल या ट्रैवल के लिए। चारों के चारों करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, पर इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर दिया नंबर सी कि ये टिपिकली करंट अकाउंट नहीं होता है। अब कैसे नहीं होता है, अगर मेरे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है उस पर डिविडेंड आ रहे हैं, तो डिविडेंड तो आ गया मेरे घर में, उससे मेरा इन्वेस्टमेंट्स जो बाहर है ना उसकी वैल्यू बढ़ेगी ना घटेगी, तो ये कैपिटल अकाउंट कहाँ से, तो करंट अकाउंट ही है। पर इंस्टीट्यूट ने ये आंसर दिया है। तो मैं बोलना चाहूँगा इस चीज़ को लेके कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया, ये लुक एट दिस क्वेश्चन, एमसीक्यू में कई बार गड़बड़ भी होते हैं। अरे सितंबर 24 में भी ये क्वेश्चन आया था डिपॉजिट को लेके, वो प्री मैच्योर डिपॉजिट का, उसका आंसर इंस्टीट्यूट ने सितंबर 24 का एमसीक्यू में गलत निकाल दिया, बोला कि 13 महीने का ब्याज देंगे। तो व्हाट अबाउट द एक्सप्लेनेशन कि 1 पार्ट ऑफ द ईयर से ऊपर है तो इग्नोर करना है। तो अब क्या करें, इंस्टीट्यूट को मैंने ईमेल भी डाला, कोई जवाब नहीं उसका। तो ये लोग कई बार गलत आंसर भी कर देते हैं। तो भाई अपने को रिस्क नहीं चाहिए। ICAI का क्वेश्चन है, ICAI ने साफ बोला है ये रिसीविंग डिविडेंड वाला जो है ना, इसको टिपिकली हम लोग करंट अकाउंट नहीं मानते हैं। तो अपने यही याद रख के जाएंगे। नेक्स्ट 24 नंबर आसान है। मशीनरी अगर आप इंपोर्ट करोगे तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं होता। फेमा में सिंपल होता है, कोई भी सामान आप भारत में लेके आ गए तो आपका फॉरेन असेट तो क्रिएट नहीं हुआ, तो कैपिटल अकाउंट नहीं है, इट्स अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो ये इंपोर्ट के डेफिनेशन में फॉल करता है। ब्रिंगिंग एनी गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया इज इंपोर्ट। तो मशीन भी लेके आओगे तो वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स ही है। ये भी ईजी है। इनमें से कौन सा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, बाकी 3 आप पढ़ोगे तो वो करंट अकाउंट है, खाली कैपिटल अकाउंट यही है, इन्वेस्टमेंट करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना। ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं है, सही है, पर बात है कि इसका आंसर किताबों में है ही नहीं। तो ये एक एक्स्ट्रा उन्होंने पूछ लिया। फेमा इतना बड़ा है कि कुछ एक्स्ट्रा वो लोग चले गए, तो अपने को थोड़ा याद रखना है इसका आंसर।
मोना जो है किसी विदेशी कंपनी का, विदेशी फॉरेन लिस्टेड कंपनी का शेयर्स खरीदना चाहती है, तो बताइए कौन से ऑप्शन सही हैं। तो इसका आंसर है, अगर मोना फॉरेन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहती है तो इसके लिए उसको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। दैट इज द राइट आंसर। अभी किताबों में नहीं है पर ये एमसीक्यू में इंस्टीट्यूट ने पूछा है, आंसर याद रखना, शी हैज टू ऑब्टेन आरबीआई अप्रूवल, इट्स अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। 27 नंबर, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग कहाँ होती है। अगेन इसको भी टिपिकली आपके बुक में कहीं लिखा हुआ नहीं है पर कॉमन सेंस लगाओगे तो हो जाएगा। हम लोग करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए डॉलर लेने किसके पास जाते हैं, बैंक्स के पास, ऑथराइज डीलर्स के पास। तो जितना भी फॉर्म वॉर्म होता है ना वो ऑथराइज डीलर को ही जमा होता है। तो आंसर है 4 नंबर, रिपोर्टिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द ऑथराइज्ड डीलर, मतलब बैंक्स। ठीक है, अगेन ये वाला ओके। एक कंपनी है जैसे मोना है, वो विदेश में ब्रांच खोलना चाहती है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये भी अगेन कहीं लिखा नहीं। इसका आंसर है शी मस्ट ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। ये याद करके अपने को रखना है। ठीक है, क्लियर है ना ये। तो बाहर अगर ब्रांच खोलना है आरबीआई का अप्रूवल चाहिए, बाहर अगर ये इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करना है फॉरेन में तो आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। मैंने क्लास में एक बात लिखाई थी, अगर एक करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन आपके सामने एग्जाम में आ जाता है जो शेड्यूल्स में कहीं नहीं है तो वहाँ पे ऑटोमेटिक रूट अप्लाई होता है, मतलब किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जैसे फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करना है या विदेश में ब्रांच खोलना है मतलब इन्वेस्ट करना है, तो अगर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन आपके सामने कोई आ जाए और जो कहीं भी शेड्यूल में लिखा हुआ नहीं है तो वहाँ आप मान लेना कि वहाँ अप्रूवल रूट अप्लाई होगा, यानी आरबीआई या सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। सो आंसर है आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा दोनों जगह, यहाँ भी सीजी का नहीं, आरबीआई का अप्रूवल और ऊपर आरबीआई का अप्रूवल। ठीक है, तो ये लर्न है, मतलब ये थोड़ा अलग है, हट के याद करना रखना पड़ेगा। केस सिनेरियो 9, ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर है। किसी भी व्यक्ति का रेजिडेंशियल स्टेटस जो है इट डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन इंडिया। ठीक है, कि मोर देन 182 डेज इंडिया में होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 मुंह पे मिस्टेक है, इसमें लिखा है कि अगर सारा इंडिया के अंदर 182 डेज और मोर रहती है, भाषा 182 डेज और मोर का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 182, जबकि गलत है, फेमा में क्लियर लिखा है मोर देन 182। तो वो तुम क्वेश्चन की मिस्टेक को समझ के इग्नोर करो। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि अगर सारा भारत में पिछले फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 182 डेज रहती है तो वो क्या मानी जाएगी, रेसिडेंट। ठीक है, सो आंसर इज रेसिडेंट। ये इनकम टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स में ऑर्डिनरी रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट होता है, फेमा में ऑर्डिनरी रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, या तो यहाँ पीआरआई है या पीआरओआई है। ठीक है, तो शी विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट। फिर ये वाला, सारा विदेश जा रही है जॉब करने, वो वहीं रहेगी। क्वेश्चन में बोला है कि सारा जो है ना उसको मलेशिया से एक जॉब ऑफर आ गया, सिंगापुर में वहीं पे शिफ्ट विफ्ट होना चाहती है, रिसेंटली गॉट अ जॉब ऑफर, तो वहीं पे रहना चाहती है। तो विदेश में बैठे बैठे क्या वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स कर सकती है, बोला यस, इट हैज गॉट नो इम्पैक्ट ऑन करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, वो ट्रांजेक्शन्स कर सकती है। ठीक है, फिर उसी के ऊपर एक और क्वेश्चन है 33, सारा अगर नॉन रेजिडेंट बन जाती है, सिंगापुर में शिफ्ट होकर काम करने लग जाती है, तो वो क्या वो भारत में करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कर सकती है, आंसर इज यस, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, तो वो कर सकती है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो ये भी अच्छा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड अंडर थर्ड शेड्यूल। अब देखो इन्होंने हमें बताया नहीं कि थर्ड शेड्यूल किसका, तो आपको तो कॉमन सेंस है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में 3 शेड्यूल थे जबकि कैपिटल अकाउंट में 2 ही थे, तो थर्ड शेड्यूल मतलब करंट अकाउंट का बोलना चाहता है। तो करंट अकाउंट के जो थर्ड शेड्यूल है ना उसमें गिफ्ट वगैरह की बात भी लिखी हुई है, बाकी 3 ट्रांजेक्शन आप देखोगे वो कैपिटल अकाउंट है, तो थर्ड शेड्यूल करंट अकाउंट के लिए एक ही बचा, वो है गिफ्ट देना या गिफ्ट लेना। ठीक है, क्वेश्चन केस सिनेरियो 2, ये केस सिनेरियो 10, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कॉमन सील के ऊपर है। एक एलएलपी में नियम होता है कि कोई भी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट साइन हो रहा है तो कॉमन सील हो भी सकता है, नहीं भी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ द एलएलपी एक्ट कॉमन सील मैंडेटरी नहीं है, अगर हम लोगों ने डिसाइड किया देन वी मे हैव अ कॉमन सील। अगर कॉमन सील है इट शुड बी अफिक्स्ड ऑन द डॉक्यूमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ठीक है, इसके अलावा जब भी हम लोग एमसीए में फाइलिंग करेंगे, एलएलपी का फाइलिंग भी एमसीए की वेबसाइट पे ही होता है, तो जो भी हम लोग फाइलिंग करेंगे इट शुड बी ऑथेंटिकेटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द पार्टनर और द डेजिग्नेटेड पार्टनर। इन सब मुद्दों पे क्वेश्चन है। ठीक है, इज इट मैंडेटरी फॉर एलएलपी टू हैव अ कॉमन सील, नो। सेक्शन 14 बोलता है अगर हम लोग चाहते हैं तो हो, नहीं तो नहीं हो। फिर ये वाला, हु मस्ट बी प्रेजेंट, जब कॉमन सील किसी डॉक्यूमेंट में जा रहे हैं तब कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर प्रेजेंट होने चाहिए। पेज भी मैंने लिखा है, पढ़ाया हुआ है किताब में। ठीक है, आप एमसीए की साइट में कोई भी डॉक्यूमेंट जमा करोगे तो कैसे जमा करोगे, कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट ऑन एमसीए वेबसाइट, हु बहू बुक से उठाया हुआ लाइन है ये, पेज नंबर भी मैंने डाला है, देख सकते हो बुक में जाकर खोल के। फिर ये वाला,
एमसीए में कोई भी डॉक्यूमेंट जमा होता है तो उसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा? इट विल बी ऑथेंटिकेटेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर। ये रहा सी, ठीक है। क्या एक फॉरेन एलएलपी इंडियन एलएलपी में पार्टनर बन सकती है? यस, ये लाइन भी लिखा हुआ है, अंडरलाइन भी किया हुआ है, पेज नंबर भी डाला है मैंने। नेक्स्ट, कॉमन सील किसके प्रेजेंस में डालेगा? क्वेश्चन में दो ही डेजिग्नेटेड पार्टनर्स थे, अनीता और राजेश, तो उन्हीं दोनों के प्रेजेंस में कॉमन सील को अफिक्स किया जाएगा। ये आंसर है। केस सिनेरियो 11, ये भी आपके एलएलपी के ऊपर है। एलएलपी में पार्टनर कौन हो सकता है? इंडिविजुअल्स या बॉडी कॉर्पोरेट। अगर किसी एलएलपी में बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर्स हैं तो बॉडी कॉर्पोरेट्स अपने नॉमिनी को अपॉइंट कर सकते हैं टू एक्ट एज अ पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है। अब इस एलएलपी में दो मनुष्य हैं, प्रिया समीर, और एक बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर है जिसका नाम है इको कॉर्प लिमिटेड और उनका एक नॉमिनी है अनिल, ठीक है। ये कहानी है। तो प्रिया और समीर दोनों मनुष्य हैं, दोनों पार्टनर भी है, दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर भी है, सब कुछ सही चल रहा था जिंदगी में। समीर छोड़ के चला गया। मैं बोलता हूं समीर अगर चला भी गया तो स्टिल दिस एलएलपी हैज गॉट टू पार्टनर्स, प्रिया इंसान और कंपनी इको कॉर्प, है ना, दो जन तो हैं ही, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, दे कैन कंटिन्यू देयर बिजनेस विद टू पार्टनर्स। केवल दिक्कत एक है कि समीर डेजिग्नेटेड पार्टनर था और वो चला गया है, तो अब डेजिग्नेटेड पार्टनर कितना बचा? सिर्फ प्रिया, जबकि डेजिग्नेटेड पार्टनर एज पर सेक्शन 7 कम से कम 2 होना चाहिए। तो प्रिया भी डेजिग्नेटेड पार्टनर है और संग संग प्रिया शुड टेक स्टेप्स टू अपॉइंट अनिल, जो नॉमिनी है इको कॉर्प का, एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो बस यही काम करना है, ओके, और कुछ नहीं। हमसे पूछा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स रिक्वायर्ड बाय एलएलपी। ये लल्लू था 2। नंबर 2, अगर एलएलपी में नंबर ऑफ पार्टनर, सेक्शन 6, अगर एलएलपी में नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 से नीचे हो जाए, मतलब 1, तो याद रखना जो भी रिमेनिंग पार्टनर जिसे नॉलेज है इस बात की कि नंबर ऑफ पार्टनर्स 1 हो गया है, वो पर्सनली लायबल हो जाएगा, सेक्शन 6, ठीक है। समीर के जाने के बाद हु कैन एक्ट एज डेजिग्नेटेड पार्टनर? प्रिया एंड अनिल, द नॉमिनी ऑफ द इको कॉर्प कंपनी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एलएलपी एक्ट हु मस्ट बी अ रेसिडेंट? एलएलपी में सेक्शन नंबर 7 में नियम है कि 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चाहिए इंडिविजुअल्स, उसमें से कम 1 रेसिडेंट होना चाहिए, एटलीस्ट 1 डीपी शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया। 44, ठीक है। अगर सारे के सारे पार्टनर्स ही बॉडी कॉर्पोरेट हैं एलएलपी में, मान लीजिए, तो हु विल बी द डीपी? तो बॉडी कॉर्पोरेट से अपने नॉमिनी को अपॉइंट करेगा एज डीपी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 45, इस पर्टिकुलर केस में समीर जा चुका है, ठीक है, और प्रिया और इको कॉर्प ही केवल हैं, तो यहां पर क्या करना चाहिए इन लोगों को? कुछ नहीं, इनको ये अनिल को डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट कर देना चाहिए ताकि 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर हो जाएं। 46, अगर मान लो एलएलपी में 6 एक ही पार्टनर है और वो मोर देन 6 मंथ्स कंटिन्यू कर जाए, तो जो भी रिमेनिंग पार्टनर, जो एक पार्टनर जिसे पता है इस गलती के बारे में कि नंबर ऑफ पार्टनर्स फॉल बिलो 2 हो चुके हैं, दे विल बी पर्सनली लायबल। क्वेश्चन नंबर 12, ये जबरदस्त है, आई एम अप्रोचिंग द एंड ऑफ द सॉल्यूशंस डिस्कशन, ये जबरदस्त है। अमैल्गमेशन नाम की जो टॉपिक है ना कंपनी लॉ में, वो होती है सेक्शन नंबर 230 से 240, जो तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन एलएलपी में जो अमैल्गमेशन होता है ना, उसका सेक्शन नंबर है 60, 61, 62, वो तुम्हारे सिलेबस में है। तो उसी को लेके उन्होंने क्वेश्चन बना दिया कि 2 एलएलपी से आपस में मर्जर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे सेक्शन 60 एंड 62 अट्रैक्ट होगा, एनसीएलटी का अप्रूवल चाहिए, तो एनसीएलटी ने ऑर्डर पास करके अप्रूवल वगैरह भी दे दिया है, ठीक है। अब उसी पे क्वेश्चन है। सबसे पहला बोला ये दोनों कंपनियां जो मिल रही हैं, इनका मेन मकसद क्या है? इनका मेन मकसद पुराने एलएलपी को डिसॉल्व करना नहीं है, ना असेट्स किसी थर्ड पार्टी को देना, इनका मेन मकसद है रिकंस्ट्रक्शन एंड अमैल्गमेशन ऑफ एलएलपी, सेक्शन नंबर 62। एक बार एनसीएलटी अगर अमैल्गमेशन का ऑर्डर पास कर दे तो एनसीएलटी फिर क्या कर सकता है? एज पर सेक्शन 61 एनसीएलटी सुपरवाइज कर सकता है स्कीम को, मॉडिफाई कर सकता है स्कीम को, और वाइंड अप भी कर सकता है। तो सुपरवाइज, मॉडिफाई एंड गिव डायरेक्शंस, ये इसका बेस्ट आंसर है 48 में। 49, एनसीएलटी का जो ऑर्डर आएगा अमैल्गमेशन का, वो 30 डेज के अंदर आरओसी में जमा करना पड़ता है, ठीक है, एज पर सेक्शन 62 सबसेक्शन 3। नहीं जमा करोगे तो 62 सबसेक्शन 4 में पेनल्टी लगेगा 10,000 रुपया मिनिमम प्लस 100 रुपया पर डे, जो ऊपर जाके 1 लाख और या 50,000 तक हो सकता है पार्टनर एलएलपी और डीपी के ऊपर। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है ये कि 10,000 रुपये प्लस एडिशनल पेनल्टीज लगेंगे अगर आपने एनसीएलटी का ऑर्डर 30 दिन में आरओसी के बाद जमा नहीं किया तो। ये आखिरी क्वेश्चन है, एक 50, या आइसोलेटेड क्वेश्चन है, सेपरेट है, ये भी बहुत सुंदर है, डिपॉजिट्स के ऊपर है। एक इन एलिजिबल पब्लिक कंपनी जो 100 करोड़ 500 करोड़ के नीचे है, मतलब पब्लिक कंपनी है पर इसका फिगर्स आप देखो ना 100 करोड़ 500 करोड़ बहुत नीचे है, तो ये इन एलिजिबल पब्लिक कंपनी है। वो मैक्सिमम डिपॉजिट कितना एक्सेप्ट कर सकता है? द आंसर इज 35%
ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। इनका पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम 65, 10 और 20 जोड़ोगे 95 आता है। 95 लाख का आप 35% निकालोगे 33.25 लाख आता है। तो इन्होंने हमको बोला है कि एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स 25 लाख हैं, तो इससे स्टूडेंट गलती कर देगा, वो बोलेगा 33.25 माइनस 25। नहीं, हमसे क्वेश्चन में बोला है द डिपॉजिट्स टुगेदर विद एग्जिस्टिंग डिपॉजिट, कि बताइए कंपनी कितना डिपॉजिट होल्ड कर सकता है टुगेदर विद एग्जिस्टिंग, तो मतलब टोटल। तो आंसर है 33.25 लैक्स, ठीक है, विच इज 35% ऑफ ये क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे क्वेश्चन बैंक में था डिपॉजिट्स के अंदर भाई। तो ये है, तो ये था सर 50 MCQ 100 मार्क का पेपर सॉल्यूशन। नया नया बहुत कुछ तुमको सीखने को मिला होगा, तुमको ये भी समझ में आने लगा होगा कि MCQ में उल्टे पलटे आंसर भी होते हैं कई बार, जिसकी वजह से 30 आउट ऑफ 30 लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये मेरी पहली मतलब कोशिश थी कि टेस्ट के बहाने तुम लोग बहुत सारी चीज़ें, नया नया ज्ञान सीख लो, MCQ के प्रति तुम्हारा एक रवैया आ जाए। ओके, दैट वाज माय पर्पस। ये लंबे लंबे वाले जो MCQs होते हैं ना, ये YouTube की कम्युनिटी पोस्ट में नहीं जा सकते। जैसे मेरे YouTube चैनल में लगातार डेली 3 MCQs आते हैं, पर वहाँ पे ना एक ऑप्शन का साइज़ होता है कि इतना ही डाल सकते हो, तो वहाँ पे बहुत लंबे MCQ आ नहीं सकते, छोटे छोटे आते हैं। तो बहुत में बोले थे सर थोड़ा टफ MCQ, थोड़ा टफ MCQ, तो इसीलिए मैंने ये टेस्ट के द्वारा आपको बहुत सारे टफ MCQs भी सिखाए। टेस्ट वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए कि कराया हुआ चीज़ ही फिर से अगर टेस्ट में दूँ तो फायदा क्या, कुछ तो नया रहे, कुछ तो हटके रहे, तब तो मजा आएगा टेस्ट का कि हाँ भाई कुछ सीखने को मिला, कि हमने 3-4 घंटा जो इन्वेस्ट किया वो फ़ायदा आया। तो इसलिए ये मेरी पहली कोशिश थी। हर संडे की संडे शेड्यूल आता रहेगा और भी अलग अलग मैं टेस्ट लेता रहूँगा। मेरे थ्योरी सब्जेक्ट्स उसका मैं टेस्ट कंडक्ट करता रहूँगा तुम लोगों के साथ। तुम लोगों में से जिन स्टूडेंट्स ने भी 50 मार्क्स का ये अटैम्प्ट किया है, सॉरी 100 मार्क का अटैम्प्ट किया, 50 MCQ, ज़रूर बताना कि तुम्हारा मार्क्स कितना आ रहा है। मतलब ऑब्वियसली द नंबर ऑफ राइट, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, नंबर ऑफ राइट आंसर्स इंटू 2 मार्क्स कर देना। सपोज 50 में से अगर 40 क्वेश्चन तुम्हारे सही हो जाते हैं, बहुत ही बढ़िया है, 80 मार्क्स, क्योंकि 50 क्वेश्चन में 50 राइट करना मुझे लगता है लगभग असंभव है। तो 50 में से अगर तुम मेरे हिसाब से 30 क्वेश्चन में भी सही हो तो ठीक है, चलेगा। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। तो जितने भी तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं प्लीज़ मेरे को लिख के बताना कि तुम या तो लिख देना टोटल 50 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ, या इंटू 2 करके मार्क्स बता देना आउट ऑफ 100। ओके, थैंक यू।